अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज इतवार है और इस हफ्ते का सबसे लास्ट दिन है। बीटीसी की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि टेरा लूना के जो दो टोकन है, लूना और एंकर प्रोटोकॉल की प्राइस तो ऑलमोस्ट 110 गुना अभी ये रिसेंटली देखते देखते इसकी प्राइसेस ने पंप किया है। जो एंकर प्रोटोकॉल है उसकी प्राइस 7 सेंट 7.5 सेंट से बढ़ के 19 सेंट तक गई है और 19 सेंट पे जाने के बाद अब दोबारा मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही है। लोग अपनी जो है जिन्होंने नीचे से बाय किया था वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो 110% से नीचे जाके और इसके पीछे ऑब्वियसली ये जो टेरा ने प्रपोजल दिया है उसके प्रपोजल के अप्रूव होने के ज्यादा चांसेस है। मोर देन 65% लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है। होपफुली इस प्रपोजल का टाइम जब एंड होगा तो वो प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया जो डू क्वान ने तकरीबन 30 अप्रैल को जो अपनी ऑफिस हेडक्वार्टर्स और ब्यूरो ऑफिस साउथ कोरिया में शट डाउन किए थे, उसके हवाले से उसकी स्टेटमेंट आई है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। उसने कहा है कि ये कंप्लीटली कोइंसिडेंट है, मतलब ये कोई इरादतन ऐसा नहीं था, इत्तफाकन ऐसा हो गया कि जब हमने वो सारे ऑपरेशंस आपने शट डाउन किए और उसके बाद ये क्राइसिस आ गया। आप इन दोनों चीज़ों को साथ जोड़ के ना देखें। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना उस पर बिलीव करते हैं एज ए इन्वेस्टर या नहीं, लेकिन लोग ऐसे फील होता है कि लोग जो है उस पर बिलीव कर रहे हैं। अब ये प्राइसेस में जो इतना बड़ा डंप आ रहा है, जाहिर बात है कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है ना। चलें अब बीटीसी आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का और मैं देख रहा था कि फिलहाल ऐसा कोई मुझे चांस नहीं नजर आ रहा कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से 31,000 32,000 रुपये पे पंप करे और बीटीसी की ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बने। अगर ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनेगी तो ये एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8वां हफ्ता बीटीसी का मुसलसल क्रैश। अब 9वां महीना जैसे ये पिछले चंद दिनों से तकरीबन तकरीबन 4 5 दिनों से तो बीटीसी पे ट्रेड हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो अगला जो हफ्ता है वो बड़ा स्पेक्टेकुलर होगा, देखने के काबिल होगा कि उसमें मार्केट कैसे मूव होती है। ये मैंने एक प्लान सी ट्विटर पे एक अकाउंट है, उसने एक मार्केट रिस्क मैप शेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे आपको मार्केट में एक ऐसे इन्वेस्टर के बिहेवियर का एक तरह का आपको लेसन देगी जिसमें आप विदाउट एनी फियर ऑफ लॉस आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। असूल सिर्फ यही है कि आपने जो मार्केट की रिस्क मैप है उसको वॉच करना है। ये रिस्क मैप है जिसमें जो ग्रीन लाइन है वो 0 से लेकर 2 तक की जो लाइंस जो पॉइंट है स्कोरिंग है उसकी, उसके दौरान जब कभी भी आपको क्रिप्टो मार्केट खसूसन बीटीसी आपको जब कभी भी नजर आए तो उस वक्त उसका मतलब यह है कि वहां पे आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी डीसीए पॉलिसी अपनानी है। डीसीए के हवाले से ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई है कि डीसीए की बजाय अगर आप स्मार्ट डीसीए करें तो आपको ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। आप इस हवाले से यूट्यूब पे लिख सकते हैं इल्मे आलम स्मार्ट डीसीए। अच्छा, उसके बाद जब कभी भी मार्केट यानी दूसरे लफ्जों में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त डीसीए का टाइम है। मार्केट ने देखिए मार्केट के 3 इस वक्त सिनेरियो जो मैं पिछले कई वीडियो से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो 3 मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। एक तो मैंने आपको बताया कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट यहां से मजीद नीचे क्रैश करेगी। अगर कुछ नहीं तो इसने कम से कम अपनी रियलाइज प्राइस को लाजमी टच करना है। इसने 200 वीकली जो मूविंग एवरेज लाइन है उसको लाजमी टच करना है और वो प्राइस बनती है तकरीबन $22,000 के करीब। 20,000 से 22,000 बीटीसी की प्राइस ने लाजमी टच करना है। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद ये $14,000 तक भी जाएगी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी जैसे हिस्टोरिकली बीटीसी पंप ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिर जब बेयर मार्केट में क्रैश करता है तो मोर देन 80 to 85% करता है। तो जब मोर देन 80 to 85% मार्केट को क्रैश करेंगे तो बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट ये $14,000 के करीब ही जाती है। फिर मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया कि बीटीसी की जो प्राइस है, जिस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, उसमें ऐसे लग रहा है कि बीटीसी जो है ना अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा ना यहां से मजीद क्रैश करेगा, क्योंकि क्रैश तो उस वक्त करेगा जो इसके होल्डर्स हैं वो सेल आउट करेंगे। तो ऐसा कोई मुझे आसार नजर नहीं आ रहे कि जो इस वक्त बीटीसी को सपोर्ट करने वाले हैं वो पैनिक होकर सेल ऑफ कर रहे हैं। तो बीटीसी की मेरी असेसमेंट के मुताबिक बीटीसी दूसरा सिनेरियो यह है कि बीटीसी $20,000 से लेकर $40,000 की डॉलर की रेंज में ही ट्रेड होता रहेगा
until unless कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आते, until unless हम नेक्स्ट हाल्विंग की तरफ नहीं जाते। तीसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ग्लोबल अडॉप्शन हो रही है, एल सल्वाडोर में 44 ममालिक के नुमाइंदगान जो है वहाँ बिटकॉइन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, करने गए हैं। तो उनमें से अगर चंद एक 4-5 ममालिक भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दें तो इस तरह होते हैं, तो बीटीसी की प्राइस में एक अच्छा खासा फोमो आएगा और मार्केट की प्राइसेस जो है वो पंप करेगी और बीटीसी अपना इस साल के अंत तक ऑल टाइम हाई बना सकता है, वो $1 लाख तक जा सकता है। ये 3 मुख्तलिफ सिनेरियो बताए थे। तो उस 3 मुख्तलिफ सिनेरियो से फायदा उठाना है या ना, आप किसी ये 3 सिनेरियो में से अगर आप ये वाली जो मार्केट रिस्क मैप स्ट्रेटजी को अपना लें तो कोई भी सिनेरियो हो आपको उससे कोई फर्क नहीं है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इस वक्त मार्केट जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के फेस पे है, यानी आपके पास जैसे कोई स्पेयर एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको आप बजाय इसके कि आप अपने लोकल मनी में रखें उसको आप बीटीसी में कन्वर्ट कर लें या और दीगर जो बीटीसी की तरह एक स्टेबल रिस्क लेस रिस्क फ्री जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें इन्वेस्ट करें। आगे जाके वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जब कभी ये ब्लू की रेंज में आ जाए, यानी ये जो रिस्क मैप है इसकी स्कोरिंग 2 से लेके 6 के दौरान हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें मार्केट से आउट हो। और जब कभी ये लैडर जो है 8 से 10 रिस्क की स्कोरिंग आए तो उस वक्त तो आपको कंप्लीटली, अगर आपने लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं करनी है तो फिर आपने सिर्फ ये प्रॉफिट टेकिंग ही करना है। तो आप 8 से 10 पे जैसे मार्केट आए तो मार्केट से आउट हो सकते हैं। ये आपको बताता चलो, अगर आप मार्केट से आउट होते हैं तो आपको ये डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा तो मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि वापस ही ना आए। मार्केट लाजमी बार बार अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आती है। जैसे मार्केट ने 4-5 हजार से 19,000 समथिंग को टच किया, फिर नीचे गई, फिर 19,000 जब नीचे गई, फिर $3,000 की प्राइस पे गई, उसके बाद फिर मार्केट जो है ऊपर गई। तो ऊपर नीचे जब भी जाती है तो नीचे जो मैक्सिमम उसकी सपोर्ट होती है, जो रियलाइज प्राइस होती है, वहां तक लाजमी मार्केट जाती है। तो अगर आप लैडर आउट सेलिंग करते हैं यानी 8 और 10 के स्कोर में आउट हो जाते हैं तो आपको फिर भी आपको फोमो में आने की जरूरत नहीं है। ये जो स्कोर है 6 से 8 या 8 से 10, ये मार्केट से आउट होने का टाइम है, ना कि मार्केट में इन होने का। जो जो लोग इन स्कोरिंग रिस्क स्कोरिंग में एंट्री लेते हैं वो परेशान होते हैं कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे लॉस हो रहा है, मैं तो मेरा पोर्टफोलियो $2,000 था अब सिर्फ $300 रह गए। इस वजह से क्योंकि वो जो रिस्क मैप है उसको वॉच करके, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स को वॉच करके एंट्री नहीं करते। तो इस हवाले से भी मैंने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कैसे आपको गाइड कर सकता है कि मार्केट में कैसे आपने एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट होना है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। आप YouTube पे लिखें इल्मे आलम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, आपको उस हवाले से वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, विटालिक बटरन ने कल एक रिप्लाई किया ट्विटर पे। इसने कहा जी बाय द वे अब मैं कोई अरबपति नहीं रहा हूं। मैं सोच रहा था ये बात बिल्कुल सही है। जो जिस तरह बैरिश मार्केट बैरिश है, ऑलमोस्ट जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनमें और मेरे में, खसूसन जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो स्पॉट ट्रेडिंग करने वाले हैं, और खसूसन जो लेट एंट्री हुई है जिनकी, जब मार्केट जो है वो ग्रीड के इंडेक्सिंग में थी, स्कोरिंग में थी, उस वक्त जिन्होंने एंट्री डाली है वो ऑलमोस्ट सारे लॉस में, पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 60 to 70% डाउन है। और विटालिक बटरन का जो ये जो स्टेटमेंट है कि अब वो बिलियनर नहीं रहा, तो उसके पीछे मैं देख रहा था कि इसकी क्या लॉजिक है। अब जितने इथेरियम किलर हैं, अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब उनको आपने कंपेयर करना है इथेरियम की प्राइस के साथ। लूना लूना की प्राइस क्रैश के बाद अगर देखा जाए तो 100 गुना इथेरियम, यानी एक साइड पे लूना होल्डर, दूसरी साइड पे इथेरियम होल्डर, उसका देखा जाए तो लूना होल्डर को 100% नुकसान हुआ है उसकी निस्बत जिसने इथेरियम होल्ड किया हुआ था। चलें दीगर मार्केट के जो इथेरियम किलर है उनका भी मैं स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाता हूं। अब फर्ज कर लें आपने अगर सोलाना टोकन रखे हुए हैं और आपने इथेरियम टोकन रखे हुए हैं, तो सोलाना के टोकन कंपेयरिंग विद इथेरियम तकरीबन 64% ज्यादा क्रैश किया आपका पोर्टफोलियो बनिस्बत इसके कि आपका इथेरियम। सेम इसी तरह पोल्का डॉट का अगर वॉच करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 68% ज्यादा क्रैश हुआ होगा आपका पोर्टफोलियो बनिस्बत आपके इथेरियम। एडा की बात की जाए तो एडा में 75% पोर्टफोलियो ड्रॉप हुआ, उसका तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस हूँ।
पोल्काडॉट का भी मैं एक्सपीरियंस हूँ, सोलाना का भी एक्सपीरियंस हो, लूना का भी एक्सपीरियंस हो, खुद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इथीरियम की निस्बत इतने परसेंट ज्यादा पोर्टफोलियो क्रैश हुआ है। बीएनबी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी अगर पिछले साल का देखा जाए तो पिछले साल से अभी तक अगर इथीरियम के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर कहीं जाके 60% जो है वो ऐसा लगता है कि शायद बीएनबी का पोर्टफोलियो ज्यादा कम हुआ है, खसूसन उन लोगों ने जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में बीएनबी हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा था, उनको इस वक्त इथीरियम के मुकाबले में 60% ज्यादा लॉस हुआ है। तो लेकिन अगर ये करंट मार्केट में देखा जाए तो बीएनबी और इथीरियम का ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह जिसने बीटीसी में और इथीरियम में इन्वेस्टमेंट किया उसकी इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम, जितना उसको बीटीसी में पोर्टफोलियो डाउन हुआ है उतना ही इथीरियम है। अब ये मैं आपको क्यों सारी स्टोरी सुना रहा हूँ, वो ट्वीट नहीं है जो विटालिक बटर ने की है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि इस वक्त जब पैनिक की सूरत हाल होती है तो मार्केट में कौन से कोइंस में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका यहां से आपको सबक मिलता है। अगर तो आपने ज्यादा मुनाफा जहन में रखना है तो रिस्क भी जहन में रखना है। ज्यादा मुनाफा देखना है तो फिर आपको आल्ट कोइंस की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर आल्ट कोइंस में इथीरियम किलर की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसमें आपको जाहिर बात है इथीरियम किलर करेंगे तो उनके पंप अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है तो आपको आपका पोर्टफोलियो कम ड्रॉप हो, आपके रिस्क चांसेस मिनिमाइज हो जाए, तो उसके लिए मेरी नजर में बीटीसी और इथीरियम या ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिनका इस वक्त अगर बीएनबी की बात की जाए तो बीएनबी ये पिछले अप्रैल के बाद जब उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो विद इन फ्यू वीक्स मई के अंदर मार्केट सारी क्रैश, उसके बाद बीएनबी की प्राइस एक खास रेंज में ट्रेड हो रही है 200 से लेके 400 की रेंज में। इस दौरान 2-3 मार्केट क्रैश हो गई हैं, लेकिन बीएनबी की प्राइस नीचे से 200 के करीब उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 200 की वैल्यू के ऊपर बीएनबी की प्राइस जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 200 से 400 की प्राइस में ही पिछले कई महीनों से ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह की स्पॉट करें क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन्स जिनकी प्राइसेस ये जो क्रैशेस होते हैं, ये जो बियर मार्केट होते हैं उसका इंपैक्ट कम होता है। अगर आपने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने ज्यादा की लालच करनी है और आप रिस्क ले सकते हैं, आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है जिसमें आप ज्यादा के ख्वाहिश रखते हैं और अगर वो बिल्कुल लूना की तरह जीरो भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपको इथीरियम किलर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं जी। ये एक मैं थ्रेड पढ़ रहा था मेटामास्क के हवाले से। मेटामास्क के हवाले से अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि मेटामास्क ने अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च करना है। जब वो अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो एयर ड्रॉप भी करेंगे। अब एयर ड्रॉप मेटामास्क किसको करेगा? मेटामास्क पे जो मेरा ख्याल अभी ये क्लियर नहीं है, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूं आपको समझाने के लिए, जो मेटामास्क के जरिए ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे शायद उनको एयर ड्रॉप मिले, या जो मेटामास्क पे स्वापिंग कर रहे होंगे उनको एयर ड्रॉप मिलेगा। स्वापिंग और ट्रांजैक्शन डिफरेंट है। अब मेटामास्क इस वक्त देखें तो मेरा ख्याल है पिछले साल की बात है, 2020 की शायद बात है, उससे पहले अगर आप मेटामास्क यूज करते थे तो मेटामास्क को उसका कोई बेनिफिट नहीं था। मेटामास्क ने जैसे, और मैं आपको बताता चलूं तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख यूजर है मेटामास्क का, और पिछले साल तो 1 लाख यूजर भी नहीं था इनका, सॉरी इनका यूजर था 5,50,000 के करीब आप ऑन एवरेज 5-5.5 लाख इनका यूजर था। विद इन 1 ईयर जितना लोग क्रिप्टो मार्केट में आए और उन्होंने आके अपने आप को एजुकेट किया, उन्होंने देखा यार अगर हमने फंड्स रखने हैं तो हमने एक्सचेंजेस पे नहीं रखने, हम अपने पर्सनल वॉलेट में फंड रखें। खुदा ना खासा एक्सचेंज को कोई मसला हो जाता है तो हमारे पर्सनल फंड जो हैं उनको कोई मसला ना हो, तो अपने पर्सनल मेटामास्क के जो यूजर है 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा इसका यूजर है। अब इन्होंने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना शुरू किया? इन्होंने अपने वॉलेट के ऊपर पहले स्वाप की ऑप्शन नहीं थी। अब मेटामास्क आप ओपन करते हैं ना, ये देखें यहाँ पे मैं मेटामास्क ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्वाप की ऑप्शन, ये फॉर एग्जांपल मेरा एसेट है, इसको मैं स्वाप करना चाहता हूँ। लेट्स से ये स्वाप के बटन में मैं क्लिक करता हूँ, ये स्वाप के बटन में मैं क्लिक करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 BNB सेल करना चाहता हूँ, किसके बदले? फॉर एग्जांपल मैं BUSD के जरिए करना चाहता हूँ। तो यहां पे मैं जब रिव्यू स्वाप पे क्लिक करूंगा तो मेटामास्क क्या करेगा कि मार्केट में जितने डेक्सेस हैं जहां पे सबसे अच्छी प्राइस होगी मेटामास्क
वो सारी प्राइसेस को फिल्टर आउट करके वो मुझे बेस्ट प्राइस ऑफर करवा देगा। इसको आप दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं कि ये डेक्स एग्रीगेटर है। अब इससे जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेरा ख्याल है लेस देन 1% ये ट्रांजैक्शन फीस मेटामास्क चार्ज करता है, और उसके अलावा जिस डेक्स पे आप ट्रेड लगाते हैं उसकी ट्रेडिंग फीस आप अलग पे करते हैं। तो या तो आपको स्वैपिंग पे एयर ड्रॉप मिलेगा या आपको ट्रांजैक्शन पे एयर ड्रॉप मिलेगा, लेकिन जो जो मेटामास्क यूजर्स हैं उनको एयर ड्रॉप लाजमी मिलेगा। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये मेरी बात नोट कीजिएगा, मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, जाहिर बात है मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ये लॉन्चिंग होगी विद इन फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू मंथ्स, मेटामास्क का टोकन टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आपको नजर आएगा। अच्छा, इसका अब मार्केट में इसकी और क्या इंप्लीकेशंस है अगर ये टोकन लॉन्च करते हैं? मजीद फीचर्स ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे मेटामास्क के जो वॉलेट्स हैक हो जाते हैं, जो हैकर्स हैं वो लोगों को फ्री एयर ड्रॉप के चक्करों में, जब लोग अपना मेटामास्क वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हैकर के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनके सीड फ्रेजेस चले जाते हैं और उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इसको रोकेंगे, वो मजीद इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जब इस तरह रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो अच्छा। दूसरा, ये जितने मार्केट के डेक्स एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए मेरी नजर में बहुत बड़ा थ्रेट है, जैसे कि 1 इंच है। 1 इंच टोकन जिस जिसके पास है, मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा कोई अच्छी प्राइस पे आपको नजर आता है तो मार्केट से आउट हो जाए, इससे पहले कि ये बाकायदा अपना टोकन लॉन्च कर दे। और जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे कोई पता नहीं कि ये जो मेटामास्क के ऊपर अगर आपने इथीरियम के टोकन की ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी गैस फीस पे करनी है, बाइनांस का बीएनबी करना है तो उसका गैस फीस पे करनी है। इसी तरह जो जो ब्लॉकचेन आप मेटामास्क के जरिए उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन आपको चाहिए होते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवाने के लिए। और कोई पता नहीं जब ये अपना टोकन लॉन्च करें, एक तो जाहिर बात है वो टोकन इनका गवर्नेंस टोकन होगा कि मेटामास्क को वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे ताकि मेटामास्क के से मुतल्लिक आइंदा जितने फैसले हैं वो कम्युनिटी करे, ना कि ल्यूबिन करे। इस हवाले से जो इथीरियम का फॉर्मर को फाउंडर है वो करे, तो इसको वो डाओ टोकन बनाएंगे। और साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इथीरियम के ऊपर ट्रांजैक्शंस होगी उसके ऊपर बजाय इसके कि आप गैस फीस पे करें, मेटामास्क का अपना टोकन उसके जरिए आप ट्रांजैक्शन, उससे ये फायदा होगा कि आपकी गैस फीस ट्रांजैक्शन फीस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ये वो इस हवाले से थी इंफॉर्मेशन, मैंने कहा आपको बता दूं, आप तैयारी करें। अच्छा जी, स्टार शार से मुतल्लिक आप लोग पूछ रहे थे, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था जो इसके साथ हुआ, लेकिन अब मैं सोच रहा था इट्स अ राइट टाइम। अब मैंने रिस्क लिया और रिस्क भी अच्छा खासा लिया। मैंने इसके जो 6 स्टार्स शार्क्स हैं वो मैंने 4 स्टार शार्क्स बाय की, और उसके बाद मैंने टोकन की वैल्यू देखी। टोकन की वैल्यू इस वक्त अगर आप आए हैं तो मेरे पास तकरीबन 1500 के करीब सी टोकन पड़े हुए हैं जिनकी प्राइस $71 है। एक वक्त था कि मेरे पास 1000 के करीब टोकन था और उसकी वैल्यू को $1500 था, तो मैंने कैश आउट नहीं करवाया था। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने, अगर आपने स्टार शेयर को ज्वाइन नहीं किया और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने 100% माइंड में रख के रिस्क लिया है। अब मैंने रिस्क क्या लिया, मैंने तो एक 6 स्टार शार्क, 7 स्टार शार्क तो कोई अवेलेबल है ही नहीं मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में जो सबसे ज्यादा स्किल वाली शार्क है वो है 6 स्टार, वो मैंने बाय की हैं, 2 बाय की हैं, तीसरी मुझे अच्छी कोई शार्क मिल नहीं रही। मैंने क्यों बाय किया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और रिस्क है ये, तकरीबन मैंने जब स्टार शार्क में फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त जो मैंने 3 शार्क बाय की थी नॉर्मल सी, जो प्राइस उस वक्त थी, इस वक्त क्रैश के वक्त मैं 6 स्टार प्राइस जो शार्क है वो बाय कर रहा हूँ, तो उसकी नॉर्मली वही प्राइस है। तो मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, रैंकिंग में अगर आप आए तो मैं सोच रहा था टोकन की, तो अगर मैं ये शार्क बाय करके तो रोज अगर गेम प्ले करता हूँ उस पर जो सी टोकन मिलेगा वो तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं शायद 2 साल में भी पूरी ना हो। लेकिन मैं सोच रहा था अगर मैं ये 6 स्टार शार्क बाय करके इनका जो पी वर्सेस पी रैंकिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ, यानी अरीना मोड प्ले करके अगर मैं अरीना मोड की रैंकिंग में आता हूँ, पहले 1500 की रैंकिंग में अगर आता हूँ, इससे नीचे नीचे मैं जितना ज्यादा ऊपर जाता हूँ तो मुझे सी टोकन की बजाय मुझे साथ, जब ये
सीजन खत्म होगा स्टार शार्क का तो मुझे ये टोकन मिलेंगे SSS, इनका जो गवर्नेंस टोकन है, और उसकी प्राइस $2 से ज्यादा है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं अभी 10 दिन रहते हैं इस सीजन को एंड होने में, मैं सोच रहा था कि अगर मैं टॉप 100 में भी आ जाता हूं लेट्स से, तो मुझे टॉप 100 में जाके भी ऑलमोस्ट 100 ये SSS टोकन मिलेंगे। ये देखें, टॉप 100 में अगर मैं जाता हूं तो 180 टोकन मुझे मिलेंगे। 180 टोकन को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, या इसको मैं लॉन्ग टर्म सेव कर लेता हूं रिस्क रिस्क के तौर पे, अगर मैं इस तरह करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले वक्तों में मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है शायद वो 2 4 5 माह के अंदर अंदर वो इन्वेस्टमेंट, और साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि अभी जो कि मार्केट क्रैश कर रही है, अभी इन्होंने कुछ ऐसी इकोनॉमिक्स चेंजेस किए हैं जिस वजह से मार्केट में एक फियर है, फंड है, उस वजह से जो स्मार्ट मनी है इधर से निकल गई है, रिटेलर यहाँ से निकल गए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है अगर ये सरवाइव कर जाती है तो इस वक्त जो लोएस्ट प्राइस पे मैंने ये 3 शार्क बाय किए होंगे, 2 BNB पे करके या 3 BNB पे करके, अगर ये मार्केट इसकी मार्केट ग्रो करती है तो यही जो मैंने शार्क 3 BNB की बाय की है, ये कोई पता नहीं आइंदा अगर ये ग्रो करती है, अगर इफ एंड बट्स यूज कर रहा हूं, अगर ये ग्रो करती है तो कोई पता नहीं मेरी एक एक शार्क 10 BNB के अगेंस्ट सेल आउट हो। ये अलग बेनिफिट है जो मैं इसके ऊपर वॉच करके ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और ये सारे का सारा रिस्क है, ये मैं आपको बताता चलूं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने फोमो में आके ऐसे ही खरीदारी नहीं कर लेनी है, यहाँ पे आके आपने शार्क चेक करनी है। ये शार्क सबसे सस्ती है, लेकिन मैं देख रहा था ये क्रोकोडाइल शार्क जो है इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो यानी इस अगर मैं शार्क बाय करता हूं तो इस शार्क को लेने का फायदा ये होगा कि सबसे पहले अटैक करेगी, लेकिन इसके पास तो अटैकिंग कार्ड ही कोई नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है जिसका डैमेज जो है वो 80 है, लेकिन ये 6 स्टार है तो 80 की बजाय मेरा ख्याल है 200 प्लस का ये अटैक मारेगी। तो इसके पास तो ये शार्क मुझे पसंद नहीं आई है, ये मैंने नहीं बाय किया। अब ये जो शार्क है, ये शार्क गॉडजिला शार्क कुछ बेहतर है अटैकिंग के मामले में, लेकिन मैं ये देख रहा था इसकी हेल्थ बहुत कम है। 6 स्टार शार्क, लेकिन 70 की इसकी हेल्थ बहुत कम है, डैमेज इसके पास बहुत ज्यादा है। ये तकरीबन एक ही शार्क अपने एक अटैक में सामने मुखालिफ की जो पहली फ्रंट वाली शार्क है उसको नॉकआउट कर सकती है, लेकिन इसकी स्पीड कम है, इसकी हेल्थ कम है। और मैं ये इस वजह से बाय नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 अटैकिंग शार्क्स बाय कर ली हैं। अब मैं चाह रहा हूं मुझे कोई ऐसी शार्क मिले जिसमें एनर्जी गेन का और कार्ड गेन का कार्ड हो, क्योंकि अटैकिंग कार्ड मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो जब भी आपने स्टॉक शार्क्स बाय करनी है तो आपने ज़हन में रखना है कि फ्रंट पे आपको ऐसी शार्क चाहिए जिसकी हेल्थ मैक्सिमम हो 90 प्लस या 100 प्लस हो। उसके बाद पीछे आपने एक अटैकिंग कार्ड रखनी है जो हाई डैमेज डाले, और एक आपने शार्क रखनी है जिसकी स्पीड मैक्सिमम हो ताकि उसको पहले अटैक की बारी मिले, और इसी दौरान आपने ऐसी शार्क सेलेक्ट करनी है जिसके पास एनर्जी गेन करने के कार्ड भी हों। एनर्जी गेन और कार्ड गेन ये जेन में रख के और फिर इस तरह आपने अपनी टीम डिजाइन करनी है। ठीक है, लास्ट में ये मैं आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो मैं नॉर्मली देता हूँ एंड में, मैं इस वजह से करता हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई हम आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन लेने नहीं आते क्रिप्टो मार्केट, तो जो लोग मेरे साथ स्टे करते हैं, अच्छा जी, ये मैं आपके साथ, आफ्टर बाइंग डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया से ऑयल बाय किया और उसके बाद अपने शहरियों को ना सिर्फ पेट्रोल में ₹9.5 का डिस्काउंट दिया, बल्कि उन्होंने डीजल की प्राइस में भी ₹7 की कमी की, और साथ जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसमें भी तकरीबन ₹200 की कमी की है। अब मैं जो हमारे यहाँ और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साउथ एशिया इंडेक्स जो है ये फेक न्यूज कोट कर रहा है। मैं देख रहा था ये ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक चार्ट में देख रहा था, उसमें इंडिया ने पुराना अगर इनका डाटा देखा जाए तो रशिया से कुछ भी इसने कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं की है। 2021 का डाटा है, जबकि 2022 के सेकंड क्वार्टर यानी रिसेंटली इनका जो एनर्जी इंपोर्ट है इंडिया का, उसमें 10% जो है इस वक्त रशिया से वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी नजर में तो ये फेक न्यूज नहीं है। चलें इसकी तरफ नहीं आते। अब हमारे यहाँ मसला ये है, खान कहता है बैनुल कौमी साजिश हुई है, जबकि जो दीगर पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहते हैं नहीं जी, ये खान जो है सिर्फ वोट गेन करने के लिए एक नारा लगा रहा है। और मैं कहता हूं, मैंने वैसे ट्वीट भी की है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आप सबको कहूंगा अपनी ओपिनियन का इजहार भी करें और उसको रीट्वीट भी करें। मैं आपको कहता हूं कि आप बेशक नून लीग के सपोर्टर हैं, आप बेशक पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, बेशक आप तहरीके लब्बैक के सपोर्टर हैं,
बेशक आप किसी भी मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्टर, आप किसी भी जमात के सपोर्टर हैं, आप अगर इस मुल्क से वफादार हैं, इस मट्टी से वफादार हैं, तो आपने एक काम करना, अपनी लीडरशिप को कहें। आप ये मीडिया के प्रोपागंडा पे ना जाएं। एक साइड पे ARY देखें तो वो प्रो पीटीआई आपको नजर आएगा, जियो देखें तो एंटी पीटीआई आपको नजर आएगा। आप मीडिया की तरफ ना जाएं। सिर्फ आप एक काम करें, अपनी लीडरशिप को फोर्स करें कि भाई ठीक है, आप ने बैन अवी साजिश का हिस्सा नहीं है। तो इस वक्त रशिया सारी दुनिया को 30% डिस्काउंट पे सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप रशिया से आप महंगाई कम करना चाहते हैं ना? फिर नून लीग ने महंगाई मकाओ मार्च किया था, तो भाई आप मार्च किया था महंगाई खत्म करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। आप ना प्राइसेस बढ़ाएं, आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करें, गंदम इंपोर्ट करें, आप गैस वहां उनके साथ सेटअप करें। जाहिर बात है इसको टाइम लगेगा, लेकिन आप इसकी तरफ इनिशिएटिव तो लें। अगर आप इस मुल्क और इसकी आवाम के साथ वफादार हैं, अगर आप इनको रिलीफ देना चाहते हैं इस मुश्किल वक्त में जब सारी दुनिया में क्राइसिस है, और आपकी लीडरशिप को नजर आ रहा है सामने कि अगर हम रशिया से ये चीजें इंपोर्ट करेंगे जो हम दुनिया से महंगे दामों लेते हैं, अगर हम रशिया से इंपोर्ट करेंगे तो उसका फायदा, जो डिस्काउंट का, वो फायदा हम अपनी आवाम को दे सकते हैं। तो भाई अगर आप अमेरिका की साजिश में मुलव्वस नहीं है, आप खुद मुख्तार हैं, आप गैरतमंद हैं, तो आप रशिया से कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर आप इस तरह अपनी लीडरशिप को फोर्स करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं, अब मीडिया क्या कहता है, सोशल मीडिया क्या कहता है, आपको खुद नजर आ जाएगा कि आपका लीडर इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की आवाम के साथ कितना वफादार है। ये था मेरा आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।